हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। मैं 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स बताऊंगी और एक एक चैप्टर के नोट्स और सब कुछ प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हिंदी में मतलब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बोलते किसे हैं? इकोनॉमिक्स is a social science which deals with the problem of choice arise due to scarcity of resources, unlimited human wants and alternative uses of the resources। हमारी इकॉनमी में 3 तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। वो 3 तरीके की प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉब्लम जो है क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है दुर्लभ संसाधन। हमारे पास इतना अच्छा रिसोर्सेज नहीं है या इतनी अच्छी कैपेसिटी में रिसोर्सेज नहीं है कि हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करते जाएं कोई भी कभी ख़त्म ना हो। हमारे पास रिसोर्सेज ना लिमिटेड हैं। क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज की होने की वजह से हमें संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना होता है कि आने वाली पीढ़ी भी उनका लाभ उठा सके। दूसरी प्रॉब्लम आते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट का मतलब ह्यूमन का नेचर ही यही होता है। अगर उसकी एक वांट सेटिस्फाइड होती है तो दूसरी वांट तुरंत आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा बच्चा था, उसको सबसे पहले आइसक्रीम खानी थी। उसके पेरेंट्स ने उसे आइसक्रीम खिला दी तो उसका सेकंड जो वांट होगा ना, कहेगा पापा आइसक्रीम तो खा ली, मुझे अब चॉकलेट की ज़रूरत है। उसे सेकंड वांट तुरंत आ गई। एक वांट सेटिस्फाइड हुई नहीं, दूसरी वांट तुरंत एमर्ज हो जाती है, यानी कि आ जाती है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट जो है ड्रॉबैक्स होता है हमारी इकोनॉमिक्स के लिए। थर्ड प्रॉब्लम है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो गिवन रिसोर्सेज हैं, उन्हें ऐसी या इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो कि उसका एक से ज़्यादा यूज़ पॉसिबल हो। जैसे हमारे पास पेट्रोल या डीज़ल है। हम पेट्रोल और डीज़ल अगर बाइक वगैरह रन करने के लिए या व्हीकल रन करने के लिए यूज़ करते हैं तो वही पेट्रोल या डीज़ल हम जनरेटर या अन्य सभी चीज़ों में या फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ की जाती हैं एज अ फ्यूल। अब हम दूसरे डेफिनेशन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब है इकोनॉमी। इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए एक इंसान या एक व्यक्ति अपनी जीवन निर्वाह के लिए ना पैसे क्या करता है? अर्न करता है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमारी लाइफ स्टैंडर्ड हो गई या अपनी वांट को सेटिस्फाइड हो गया, ये सब हम बहुत ही डिले या बहुत बेकार ढंग से होगी। तो हमारी वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए या लाइफ स्टैंडर्ड को अप करने के लिए चाहिए क्या होता है? मनी। क्या चाहिए होता है? मनी। तो मनी जो है हमारी वांट और लाइफ स्टैंडर्ड या अन्य सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। थर्ड आते हैं मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का 4 ऐसे मुख्य फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी इकोनॉमी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर है कैपिटल, दूसरा है लैंड, तीसरा है लेबर, थर्ड है एंटरप्रेन्योर। कैपिटल पे इन रिटर्न हमें मिलता क्या है? इंटरेस्ट। लैंड पे इन रिटर्न मिलता क्या है? रेंट। लेबर पे इन रिटर्न मिलता है वेजेस या सैलरी। और चौथे यानी कि एंटरप्रेन्योर पे हमें मिलता क्या है? प्रॉफिट। अब हम आगे देखते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब होता है दुर्लभ संसाधन। स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू देयर डिमांड। जितनी डिमांड है, डिमांड जितनी है बट उसके कंपैरिजन में क्या, उसके कंपैरिजन में हमारे पास गुड्स जो है वो कम है। क्या है? कम है। हम वांट को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संसाधन हमारे पास क्या हैं? लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं? लिमिटेड हैं। फादर ऑफ इकोनॉमी प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना जाता है कि ये हमारे इकोनॉमिक्स के क्या हैं? फादर हैं। इकोनॉमी के क्या हैं? हमारे ये फादर हैं। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, और मैं आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाऊंगी। उसके बाद मैं चैप्टर मनी स्टार्ट करूंगी। मनी एंड बैंकिंग है, मनी एंड बैंकिंग में मैं फर्स्ट चैप्टर उठा रही हूँ मनी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब मैक्रो के बारे में बात करते हैं तो एक इकोनॉमी होती है माइक्रो और एक होती है क्या? मैक्रो। एक इकोनॉमी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी मतलब, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ऐसी इसकी एरिया, ऐसा इसका कवरेज होगा जो छोटे लेवल पे स्टडी करता होगा। जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल हाउस होल्ड इनकम कितनी है, इन सभी चीज़ों को, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सभी चीज़ों को देखता कौन है? डील कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब वाइडर आ जाता है। वाइडर यानी कि वाइडर कॉन्सेप्ट, वाइडर यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये स्टडी करता है। जैसे कि देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट यूनिट। एग्रीगेट यूनिट का मतलब होता है समग्र। समग्र का मतलब होता है जैसे कि ये किसी एक घर या एक फैक्ट्री या एक कंपनी के बारे में स्टडी नहीं करता, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, अपनी कंट्री में। जैसे अगर हम बात करेंगे इंडिया, इंडिया में कितने लेवल ऑफ, कितनी कंपनीज हैं या कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इन सभी फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट एम टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इसका मेन फोकस होता है कि मैं कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं और नेशनल इनकम में कैसे वृद्धि हो। इन सभी फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। थर्ड है इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसका मेन उद्देश्य, जैसे यहाँ पे बोला कि इसका मेन होता है कि इनकम कैसे जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, कहाँ पे? हमारी इकोनॉमी में। तो ये इसका दूसरा नाम भी हम ये कह सकते हैं कि ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नेशनल इनकम इसमें स्टडी किया जाता है, नेशनल आउटपुट स्टडी किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सभी चीज़ों को हम स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। अब मैं, जैसा कि मैंने बोला कि मैं चैप्टर मनी स्टार्ट करूँगी, मनी एंड बैंकिंग में मैं चैप्टर मनी स्टार्ट कर रही हूँ।
तो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले मनी। सोचो भाई, मनी होता क्या है। मनी एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे सभी वांट को सेटिस्फाइड करने में बहुत ही हेल्प करती है। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value, means for standard of deferred payment। अब पहले हमारी अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास मनी नहीं था तो हम बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम में आगे मैं डिस्कस करूँगी क्या होता है बार्टर सिस्टम। सबसे पहले अगर मनी के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न टाइम पे इसकी जब डिस्कवरी हुई तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही एफिशिएंट रोल प्ले किया हमारी इकॉनमी के लिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द लाइफ विदाउट मनी। मनी के बगैर लाइफ को इमेजिन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? पैसा। वो पैसा, उसी पैसे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास मनी तो था नहीं। क्या नहीं था? मनी नहीं था। जब मनी नहीं था तो हम अपनी वांट वगैरह को कैसे सेटिस्फाइड करते थे? हम अपनी वांट को सेटिस्फाइड करते थे जैसे कि मान लो किसी के पास, देखो, व्हेन अ फार्मर गिव हीट एंड when a farmer give wheat and get cloth from the weaver in return is known as a barter system। barter system मतलब हम क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज करते थे कैसे? मान लो ए है और एक पर्सन क्या है? बी है। ए के पास मान लो क्या है? व्हीट है। दूसरे के पास मान लो इसके पास राइस है। अब ए को ना राइस चाहिए था और बी को ना व्हीट चाहिए था। अब बार्टर सिस्टम होता क्या है कि ये दोनों ना आपस में आएंगे, मिलेंगे, बहुत ढूंढने के बाद मिलेंगे, फिर क्या करेंगे? अपने एक दूसरे को गुड्स को क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। ये इसका ले लेगा और ये इसका ले लेगा। इन्हीं या इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब बार्टर सिस्टम में ना बहुत सारी कमियां थी कि, या बोल लो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस बोल लो, जिसके कारण बार्टर सिस्टम ना सही से नहीं हो पा रहा था। ह्यूमन की वांट अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। ह्यूमन जो थे वो अनसेटिस्फाइड रहते थे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस थी जिसके कारण हमारा बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। हमने बार्टर सिस्टम के बारे में बात कर ली। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से ड्रॉबैक्स या कमियां थी किसके अंदर? बार्टर सिस्टम के अंदर। बार्टर सिस्टम का सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव ड्रॉबैक्स था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट का मतलब है कि जैसे कि barter system can work only when the both buyer and sellers are ready to exchange each other goods। barter system तभी पॉसिबल है जब कौन? बायर और सेलर दोनों के पास एक दूसरे की वांट हो। अब इस चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे मान लो एक पर्सन है, उसके पास है व्हीट। क्या है? व्हीट। और बी एक पर्सन है, उसके पास है क्या? राइस। अब ए जो है, ए के पास, ए को क्या चाहिए? राइस चाहिए। बी को क्या चाहिए? व्हीट चाहिए। मानो ये दोनों ना अलग अलग सोसाइटी या अलग अलग विलेजेस या कहीं दूर दूर रहते हैं तो इन दोनों को
की वांट एक दूसरे के पास है, एक दूसरे के पास है, तो ये बहुत ही ढूंढने के बाद ही मिलती थी कि ए की वांट इसके पास है, बी की वांट इसके पास है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना कमोडिटी एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे के साथ, तो तब इनकी वांट क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट में हमें वही नहीं मिलता था, पेयर ही नहीं मिलते थे। जैसे किसी के पास वीट है, ये अपने आसपास के लोगों से पूछता क्या तुम्हारे पास राइस है, तो राइस है तो चलो एक्सचेंज कर लेते, तो सब मना कर देते थे, भाई मेरे पास राइट नहीं है, मेरे पास राइस नहीं है, मेरे पास राइस नहीं है। कोई कह देता भाई मेरे पास ये है, कहता यार मुझे तो ये नहीं चाहिए। फिर क्या करता था, वो ऐसे ही गाँव में कहीं जा के ढूंढता था, तब उसे कहीं जाके कौन मिलता था, बी मिलता था, तो फिर वो बी के साथ एक्सचेंज करता था। तो ये सब करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। पहला ये था इसका ड्रॉबैक्स। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि पहले ना बार्टर सिस्टम था ना, तो हमारे पास कोई मेजर यूनिट नहीं थी। क्या नहीं थी, मेजर यूनिट नहीं थी। मेजर यूनिट का मतलब जैसे कि किलोग्राम, ग्राम या कोई भी मीटर, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, आर, ऐसी कोई यूनिट्स नहीं थी। जब यूनिट्स नहीं थी, मान लो मैंने ए को दिया राइस दिया और बी ने मुझे वीट दिया। अब ए जो है लेके गया था, ए ने बी को राइस दिया था, बी ने ए को वीट दिया था। अब वो दोनों आगे कैसे, मतलब किस रेशियो में एक्सचेंज करें या माध्यम क्या लें, यूनिट्स क्या लें, वही नहीं थी। तो करते क्या थे, कोई भी एक बर्तन उठा लेते थे, भाई मैंने तुम्हें ना ये भर के दिया है तो तुम ये भर के ही मुझे देना, ऐसा सिस्टम चलता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि एग्जांपल में बता रखा है, इफ ए हैज़ अ व्हीट एंड बी हैज़ अ राइस। ए के पास क्या है, व्हीट है, बी के पास क्या है, राइस। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, हाउ मच व्हीट इज़ नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 kg ऑफ राइस। तो कितना व्हीट दूँ 1 किलोग्राम राइस लेने में, कि मैं अगर बी से मैं राइस ले रही हूँ तो मैं उसे कितना केजी व्हीट दूँ कि मेरा दोनों का वो रेशो जो हो क्या हो, इक्वल हो। तो ये चीज़ डिसाइड करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। थर्ड प्रॉब्लम में आते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब इट इन्वॉल्व्स फ्यूचर पेमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कांट टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ए ने में से अभी कुछ लिया है, जैसे मान लो क्या लिया है, वीट लिया है, ए ने में से अभी वीट लिया है। अब वो कहता भाई मैं तुम्हें ना वीट वापस करूँगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वापस करूँगा, कुछ महीनों बाद वापस करूँगा। तो वो जब वापस करेगा मुझे वो क्या आधार मान के देगा कि कितना दूँ, या क्या उसकी क्वालिटी ही जो मैंने क्वालिटी दी थी वही क्वालिटी सेम हो, ये सब भी वेरी करेगा, या जितना मैंने दिया था उतना ही दिया हो वो, ये सब भी वेरी करेगा। तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए रीपेमेंट के टाइम वो नहीं हो पाता था, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि देखो, द बोरोवर्स मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। जो लेके गया है, जैसे मान लो बी जो है लेके गया था वीट, वो जब रीपेमेंट करने आएगा क्या वो एग्जैक्टली सेम क्वालिटी रिटर्न करेगा जो क्वालिटी ए ने दिया था, ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पाती थी। और आगे बढ़ते हैं चौथे प्रॉब्लम की ओर। चौथा प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि हमारे पास ना कोई भी गुड्स, कोई भी वस्तु है ना, उसे ज़्यादा मात्रा में स्टोर करने के पास ना हमारे पास वेयर हाउस या इतनी अच्छी तरीके से कोई टेक्निक्स नहीं थी कि जिसे हम ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हम स्टोर करके रख सकें। तो बार्टर सिस्टम की ये भी प्रॉब्लम थी। जैसे कि मान लो ड्यूरेबल और गुड्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल और एक होता है नॉन ड्यूरेबल।
ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें मान लो थोड़े टाइम के लिए मतलब रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि नेसेसिटी नमक हो गया, चीनी हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इन सब चीज़ को हम थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं। बट नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे कि टमाटर हो गया, प्याज हो गया, इन सभी गुड्स को ना हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर या तो सड़ जाएंगे या बेकार हो जाएंगे। तो बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी। थर्ड है लैक ऑफ, मतलब फिफ्थ है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब जैसे कि ये प्रॉब्लम जो है वैसे आता नहीं है, ये हॉट्स में था, मैंने दे दिया एक पॉइंट में। इसका मतलब है कि जैसे मान लो मेरे पास एक हॉर्स है, ठीक, और किसी को एक हॉर्स जो है उसका जो वो है ना इक्वल है किसके बराबर, 100 kg ऑफ वीट। अगर कोई में से एक हॉर्स लेके जाता है तो वो मुझे 100 kg ऑफ वीट देगा, तो मैं तब उसे क्या दूंगा, एक हॉर्स दूंगा, ठीक। तो बट एक ऐसा पर्सन था जिसके पास सिर्फ 20 kg वीट थे। कितने केजी वीट? 20 kg वीट थे। अब वो कैसे एक्सचेंज करेगा? क्या जो हॉर्स है उसके टुकड़े करके देगा? टुकड़े करके देगा तो वो हॉर्स मर ही जाएगा। तो फिर एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, डिविजिबिलिटी यानी कि डिवाइड नहीं हो पाते थे। तो ये भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी किसके अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर। अब थोड़ा सा मॉडर्न टाइम में आ जाते हैं। तो मॉडर्न टाइम में कौन आ गया, मनी। मनी आने के बाद ना बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, भाग गई, दूर भाग गई, कहीं कोसों दूर। मनी ने आते ही सब कुछ सॉल्व कर दिया। ये लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, डिविजिबिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जितने भी पॉइंट्स हमने पीछे पढ़े कमियों में किसके, बार्टर सिस्टम के, इन सभी प्रॉब्लम्स को किसने हटाया, मनी ने सॉल्व किया। किसने सॉल्व किया, मनी ने सॉल्व किया। मनी के ना दो पार्ट्स, मनी को, फंक्शंस ऑफ मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है प्राइमरी यानी कि मेन उद्देश्य क्या थे, दूसरा है सेकेंडरी यानी कि ऐसे सेकेंड बेसिस पे क्या थे। प्राइमरी फंक्शंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस को हमने दो तरीके से बांटा, एक है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दूसरा क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मैं एक एक फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन का सबसे पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं मनी ने जैसे आया ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज को तो ऐसे ही दूर कर दिया। जैसे मान लो मुझे वीट चाहिए, अब दर मतलब भटकना नहीं पड़ता था कि कहीं जाओ भटक के घूम के आओ तब तुम्हें कुछ वांट तुम्हारी सेटिस्फाइड हो, ऐसा कुछ नहीं था। मनी के आते ही भाई मेरे को एक शॉप से नहीं मिली, मैं दूसरे दुकान पे चली गई, दूसरे दुकान पे नहीं मिली, तीसरे दुकान पे चली गई, मैंने पैसा दिया, उसने मुझे रिटर्न में क्या दे दिया, वीट दे दिया, तो मेरी वांट वैसे ही सेटिस्फाइड हो गई। तो इसमें ये था, इट इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शंस ऑफ मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही नेसेसरी फंक्शंस माना जाता है किसमें, मनी के अंदर। इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी की एक बेस्ट क्वालिटी ही है कि ये जनरली एक्सेप्टेबल होगी। ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा मनी नहीं ले रहा, मुझे मनी दोगे तो मैं गुड्स दूंगा ही नहीं। मनी को कहीं पे भी ले जाओ, अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे देके आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो और खरीदने के साथ साथ अपनी वांट को सेटिस्फाइड कर सकते हो। दिस फंक्शंस हैज रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। इस फंक्शन ने कौन से प्रॉब्लम को दूर किया, बार्टर सिस्टम के लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट को दूर किया। मनी हैज अ नो पावर टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट, बट मनी के पास ऐसे कोई पावर नहीं है कि वो ह्यूमन वांट को ऐसे जस्ट सेटिस्फाइड कर दे, बट इसके पास एक कमांड होती है, कमांड पावर होती है। कमांड क्या होता है, एक तरीके का ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि अगर तुमने किसी को कुछ दिया, मनी दिया,
वो तुम्हारी वांट को सेटिस्फाइड तो करेगी ही करेगी। तो कमांड पावर देता है क्या करने के लिए? परचेज करने के लिए। क्या परचेज करोगे भाई? जो तुम्हें चाहिए होगा, जो तुम्हारी वांट होगी, उन्हीं को सेटिस्फाइड करने के लिए तुम कुछ ना कुछ तो खरीदोगे। तो वही चीज़ कौन सॉल्व करता है? मनी। दूसरी उस पे आते हैं क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू की जैसे कि हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा कि नो मेजर ऑफ वैल्यू था, कोई मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट्स थे ही नहीं, जैसे किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, सेकेंड, आवर, ये सब कुछ था ही नहीं। बट मनी आया तो हर किसी भी चीज़ को, जैसे कि 1 किलो अगर तुम क्या लेते हो, शुगर लेते हो, तो भाई उसका प्राइस क्या है? 42 रुपीज़। 42 रुपीज़ में मेज़र किया गया वो। तो हमारे लिए क्या आ गया? एक यूनिट आ गई, मेज़र यूनिट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? रुपी। रुपी यानी कि मनी, हमारी इंडियन करेंसी। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस। वही है कि ये शुगर को हमने किस में एक्सप्रेस किया? 42 रुपये में एक्सप्रेस किया भाई, कि 42 रुपये की वैल्यू है किसकी? 1 किलोग्राम शुगर की। लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो। बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टू अ सिंगल यूनिट, यानी कि प्राइस, एक प्राइस सेट किया गया ना, कितना रुपए? 42 रुपये। इट बिकम वेरी इजी टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन देम। तो जैसे कि हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज रेशियो डिसाइड नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो भी क्या हो जाएंगी? डिसाइड हो जाएंगी कि भाई मेरा 1 किलो शुगर या 1 किलो व्हीट या 1 किलो राइस, उसका प्राइस जो है क्या है? मान लो 40, 80, 60 ये है। अब आप देख लो आपको लेना है या नहीं लेना। मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यू टू दिस रीजन इट इज रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि रुपी। ये तो इसने कौन सी प्रॉब्लम, बार्टर सिस्टम की कौन सी प्रॉब्लम को रिमूव किया? मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि मेजर ऑफ यूनिट। बार्टर सिस्टम में मेजर ऑफ यूनिट एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को किसने रिमूव किया? मनी ने रिमूव किया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शंस यानी कि जो थोड़े से प्राइमरी फंक्शंस के नीचे, यानी कि सेकेंडरी लेवल पे बात करते हैं। तो पहला क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया था बार्टर सिस्टम में कि आज कोई में से 1 किलो व्हीट लेके जा रहा है, आने वाले ईयर में वो मुझे रिटर्न करेगा, तो क्या वो सेम एग्जैक्टली सेम क्वालिटी सेम होगा या नहीं होगा, या सेम रेशियो होगी या नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों को फेस करने के लिए, इन सभी चीज़ों को हम फेस करते थे किसमें? बार्टर सिस्टम में। बट मनी आ गया ना, मनी ने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। अब मनी खुद ही एक्ट करने लग गया भाई स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट की तरह, विच आर टू बी मेड इन द फ्यूचर। कि आज तुम में से चलो 10 रुपये लेके जा रहे हो, तो आने वाले ईयर में तुम मुझे 10 रुपये रिटर्न करोगे। तो अब तो सेम है ना कि 10 रुपये लेके जा रहा है, 10 रुपये ही रिटर्न करेगा, सेम क्वालिटी, सेम हर चीज़ पाई जा रही है। ऐसा तो है नहीं कम है या ज़्यादा है, 10 ही रुपये है। लेकिन एक बात हम ये भी मानते हैं कि अगर हम किसी को कुछ उधार देते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है तो यानी कि हम ये मान लेते हैं अगर मैं इसे 10 रुपये दे रही हूँ तो इन रिटर्न ये मुझे 12 रुपये देगा या 10.5 देगा, 11 देगा, हम ये चीज़ मान लेते हैं। मनी एनकरेज सच ट्रांजेक्शन्स एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। कह रहा है मनी ने ना हमारी कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज किया। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब नई नई इन्वेस्टमेंट हुई, हमारी इकोनॉमी क्या हुई? डेवलप्ड हुई, आगे बढ़ी, इकोनॉमी रेट बढ़ा, जीडीपी रेट बढ़ा, जीडीपी रेट में इंक्रीज हुआ। इन सभी चीज़ों में क्या हुआ? इंक्रीज देखने को मिला। किसके ज़रिए? मनी के हेल्प से। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हैज सिंप्लीफाई द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन। मनी ने बोरोइंग और लेंडिंग को भी बढ़ाया। भाई पैसे उधार दो, बांटो मार्केट में, मार्केट में जितने पैसे रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है। जैसे कि पहले पैसे थे नहीं,
अब पैसा आ गया तो सब कुछ ना कुछ खरीदेंगे, अपनी वांट को सेटिस्फाइड करेंगे, अपना लाइफ स्टैंडर्ड अप करेंगे, तो इससे हमारी जीडीपी रेट या हमारी ग्रोथ रेट क्या होगी, बढ़ेगी। इट हैज़ लेड टू अ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी हेल्प से हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, जैसे बैंक्स और डिफरेंट जैसे कि कोटक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी मुथूट फाइनेंस, ये सभी क्या हुए, धीरे धीरे बढ़ते गए। दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि पहले मैंने बताया था दो तरीके के गुड्स होते थे, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल। इन दोनों को रखना बहुत ही मुश्किल होता था। ड्यूरेबल को तो चलो थोड़े दिन के लिए रख भी सकते थे, नॉन ड्यूरेबल को तो बिल्कुल नहीं रख पाते थे। बट मनी, क्या आप मनी को रखते हो वो सड़ जाती है? नहीं सड़ती, उसे आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो। तो मनी को हमने, मनी जब आया इसने इस प्रॉब्लम को भी, इस प्रॉब्लम मतलब बार्टर सिस्टम के इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसने हमारी परचेजिंग पावर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और हम अच्छे तरीके से स्टोर करके गुड्स को क्या कर सकते थे, रख सकते थे एज अ मनी। गुड्स अब क्या हो गया, मनी को हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनी सड़ेगी नहीं, या कुछ उसमें तो है नहीं कि कुछ टाइम बाद ये बेकार होने लग जाए या कुछ होने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ टाइम बाद वो इंक्रीज ही होता है। जैसे बैंक वगैरह में दे दिया, जमा करवा दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम को जिसने मनी ने सॉल्व किया था। तो अभी जैसे कि हमने मनी के फीचर्स ही पढ़े थे, तो मनी के फीचर्स ने ही बता दिया था हमें कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज को सॉल्व कर दिया था, मेजर ऑफ वैल्यू को सॉल्व कर दिया था, स्टोर ऑफ वैल्यू को सॉल्व कर दिया था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट को सॉल्व कर दिया था। किसने? मनी के फंक्शंस ने। किसने सॉल्व किया था? मनी के फंक्शंस ने। अब कभी कभी एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है मनी सप्लाई बताओ, मनी सप्लाई क्या होता है? तो मनी सप्लाई का मतलब होता है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। इसका मतलब है कि पब्लिक ने कितना मनी जमा किया है एक ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। कहाँ पे? बैंक्स में। वो चाहे चेक हो, चाहे वो डिपॉजिट्स हों, डिमांड डिपॉजिट्स हों, आरडी हो, कुछ भी, उन्हीं को सब, उन सब का टोटल कर देंगे। क्या कहलाता है? मेरा मनी सप्लाई। क्या कहलाता है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के ना 4 मेजर्स आते हैं। 4 मेजर्स कौन कौन से? एक M1 होता है, एक M2 होता है, एक M3 होता है, एक M4 होता है। तो सबसे पहले मैं M1 बता रही हूँ। M1 क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक। पब्लिक के पास कितना भी कॉइन है, कितना करेंसी है, वो उसका टोटल, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं, यानी कि चेक्स वगैरह, और अदर कोई भी डिपॉजिट किसके साथ? आरबीआई के साथ। इन तीनों का टोटल कर देते हैं तो मुझे क्या निकल के आ जाता है? M1। अब हम M2 के बारे में बात करते हैं। तो M1 पूरा यानी कि करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एक चीज और ऐड हो जाती है, वो क्या? सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सेविंग डिपॉजिट्स किसके साथ? पोस्ट ऑफिस के साथ। कितनी है वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। और सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक मतलब कि हम इस सेविंग को ना चेक से नहीं निकाल सकते, तो हम इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। तो ये M2 आ गया। अब बात करते हैं किसकी? M3 की। M3 क्या होता है? M1 पूरा वही 3 चीज, करेंसी विद द पब्लिक, सेविंग और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये हो गया M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। नेट अभी टाइम डिपॉजिट कितना है किसके पास? बैंक के पास, जैसे FD, RD, ये सभी चीजें। चौथा बात करते हैं M4 का मतलब होता है कि M3 तो पूरा, M3 यानी कि क्या क्या इंक्लूड है? M1 पूरा इंक्लूड है, प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट, ये M3 हो गया,
प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये क्या निकल के आ जाता है हमारा M4। थैंक यू so much for watching my video.